फंडामेंटल राइट लगभग खत्म हो गए, लगभग क्या खत्म ही हो गए, उन पर बात पूरी हो चुकी है। लेकिन इस चैप्टर में 33, 34 और 35 ये भी हैं और डेफिनेटली इनसे पूछा जाएगा, और इसीलिए पूछा जाएगा क्योंकि 33, 34, 35 आप छोड़ देते हैं और एग्जाम में आपसे वही पूछा जाएगा जो आप ना बता पाए। क्योंकि हमने कई बार कहा है कि परीक्षा इसलिए नहीं हो रही है कि आपको सेलेक्ट कर दिया जाए। दो प्रकार की परीक्षाएं हैं, एक एकेडमिक है, दूसरी प्रतियोगी है। एकेडमिक परीक्षा आपके ज्ञान के परीक्षण के लिए हो रही, लेकिन वो जिस लिए हो रही वो तो भगवान ही मालिक है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से माना यह जाएगा, प्रिंसिपली ये माना जाएगा कि जो एकेडमिक परीक्षा है वो आपके ज्ञान और अहर्ता यानी एलिजिबिलिटी इसके लिए हो रही है, ताकि पता लग सके कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं एक पर्टिकुलर प्रतियोगिता में बैठने के लिए, इसलिए वो हो रही है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा आपको बाहर निकालने के लिए हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही कि आपको सेलेक्ट किया जाए, वो इसलिए हो रही कि आपको बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि एक अनार 100 बीमार है, पोस्ट एक है और उस पर 1000 एप्लीकेंट है, 1000 से अधिक हैं, तो वहां हर चंद कोशिश ये होगी कि आपको बाहर कर दिया जाए। इसलिए आपने एक भी चीज छोड़ी तो फिर भगवान ही मालिक है। इसलिए एक भी चीज छोड़ना नहीं है। हमने कई बार कहा है कि यहां पास नहीं होना है, यहां मैक्सिमम अचीव करना है। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का 50% पेपर ऐसा ही होता है जो सब सारे के सारे हल कर देंगे। कुछ मत पढ़िए, कसम खा लीजिए कि कल से हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी 50% सॉल्व हो जाएगा। वो होता ही इसीलिए है, वो होता इसीलिए है कि ताकि एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। क्योंकि जिन्हें सेलेक्ट होना है सिर्फ उतने ही लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो पता ये लगेगा कि एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता, उसमें जितने खर्चे हैं वो ही मीट आउट नहीं होंगे। इसलिए 50% तो पेपर ऐसा ही होता है जो सब हल कर देंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बड़े खुशी मनाते लोग मिलेंगे कि बस थोड़ा सा पढ़ लिया होता और सेलेक्ट हो गए होते, और बस वो थोड़ा ही जो है वही नहीं पढ़ा जा सकेगा क्योंकि 50% इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा। 50% आप खूब सॉल्व करते रहो, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद 60 और 70%, 60 से 65% आप तब हल कर पाएंगे पेपर जबकि आपने पढ़ा है सब कुछ, लेकिन अभी उतने ठीक से नहीं पढ़ा है, तब 60 से 65% होगा और सिलेक्शन 70 से ऊपर जाएगा। हमेशा 70% से ऊपर तो सिलेक्शन होना है। और बस ये 5-7% की जो यात्रा है ये बहुत टफ है और इसी को करना है। इसलिए एक भी चीज छोड़ी नहीं जा सकती क्योंकि क्या पता उसी से पूछा जाए, इसे छोड़ा कुछ नहीं जा सकता। और फिर अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग एग्जामों की अलग अलग अप्रोच है, जिससे जे आपके हिसाब से बहुत बड़ा एग्जाम होगा, लेकिन हमने देखा है उसका स्टैंडर्ड वो नेट के स्टैंडर्ड की तुलना में सिर्फ 2 कौड़ी का है, तो कुछ नहीं पूछा जाता। नेट का एग्जाम वाकई स्तरीय एग्जाम होता है। फिर अब सीयू वो क्या आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसका टेस्ट वाकई स्तरीय है। तो आप हर बार हर एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करते घूमो, इससे बेहतर है एक बार में ही सारी तैयारी कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा।
और अलग अलग एग्जाम अलग अलग अप्रोच के साथ चलेंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि एक बार में ही सारी बात कर ली जाए, और जब एक बार में सारी बात करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। और 33, 34, 35 का सवाल जहां तक है, ये तो जे के एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं, वहां भी खूब पूछे जा रहे हैं, बाकी जगह पर तो पूछे ही जा रहे हैं। इसलिए इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी फंडामेंटल राइट तो खत्म हो गए, क्योंकि अब 33, 34, 35 जो बात कहेगा वो राइट नहीं है, बल्कि राइट का वो प्रकार है जिसे विशेषाधिकार कहा जाता है। और वो विशेषाधिकार संसद को मिल रहा है, जो 33, 34, 35 देने जा रही है। और हाफील्ड के क्लासिफिकेशन के मुताबिक आपने देखा है कि जो ड्यूरल रिलेशन है विशेषाधिकार के साथ, वो निर्योग्यता का है। यानी अगर एक में विशेषाधिकार है तो दूसरे में निर्योग्यता होगी, और निर्योग्यता का अर्थ होगा कि जिसका विशेषाधिकार है वो जब अपने विशेषाधिकार का उपयोग करेगा तो आप उसके विशेषाधिकार के उपयोग करने पर कोई प्रश्न चिन्ह ये लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसका प्रिविलेज है, वो उसका विशेषाधिकार है। तो 33, 34, 35 दे आर गोइंग टू सैंक्शन ए प्रिविलेज इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, किस विषय पर? कि वो कुछ वर्गों के या कुछ स्थितियों में आपके, मीनिंग देयर बाई आपके, यानी सबके नहीं, वे लोग या लोगों का वह वर्ग जो 33, 34, 35 में वर्णित होगा, उनके फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध ये लगा सकते हैं। यानी उन लोगों को फंडामेंटल राइट मिलेंगे ही नहीं, या मिलेंगे तो परिवर्तित स्वरूप में। मीनिंग देयर बाई जिस सीमा तक आपको मिले हुए हैं उस सीमा तक नहीं मिलेंगे, या कोई एक या दो एकाधिक फंडामेंटल राइट उन्हें उपलब्ध नहीं रहेगा। और विशेषकर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो 33 उन व्यक्तियों की लिस्ट ये देगा जिनके मूल अधिकार ये संसद द्वारा कानून बनाकर प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। यानी आर्टिकल 33 इस बात का वर्णन करेगा कि संसद अमुक व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध स्थापित कर सकती है, प्रतिबंध अधिरोपित कर सकती है। और अगर संसद ने प्रतिबंध लगाया तो अमुक श्रेणी के व्यक्ति फंडामेंटल राइट नहीं रखेंगे, या फंडामेंटल राइट उस विस्तार तक नहीं रखेंगे जिस विस्तार तक भारत के अन्य नागरिक या भारत की धरती पर मौजूद अन्य व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट उपलब्ध रहेगा, उतना नहीं रहेगा। वो ये भी कर सकते हैं कि सारे फंडामेंटल राइट रोक दे, वो ये भी कर सकते हैं कि एक या अधिक फंडामेंटल राइट व्यक्तियों को किस रूप में प्राप्त रहेगा वो निश्चित कर दे। हां, एक बात तय है कि ये नहीं कर सकते कि जीवित ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जीवन का जो अधिकार अनुच्छेद 21 में मिला है वो जीवित नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। लेकिन किस ढंग से जीवित रहेंगे? जैसे आपके बारे में यह कहा गया कि आपको जीवन का मतलब होगा एक गरिमापूर्ण जीवन, और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ आपको उपलब्ध रहेगा। ये स्थिति उनके साथ नहीं रहेगी। ठीक है, उनके गरिमापूर्ण जीवन की व्याख्या अलग ढंग से भी की जा सकती है। हम सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहे हैं
जैसे ये हो सकता है कि पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं, तो एक ही स्थान पर वे तैनात रहे, ऐसी व्यवस्था विधियों में की जा सकती, और हो सकता है आगे ये रिकॉग्नाइज भी हो जाए एज अ फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, क्योंकि सारी स्वतंत्रताएं उसके अंतर्गत। आगे चल के हो सकता है इस ढंग का डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन इस ढंग का डेवलपमेंट आर्मी पर्सनल के साथ नहीं हो सकता। जो राजस्थान में कारगिल में बॉर्डर पे होगा, अगर ये फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज भी हो जाए तो भी उसे ये अधिकार प्राप्त होगा, इसमें संदेह ही रहेगा। क्योंकि अगर वो परिवार के साथ वहां रहेगा तो अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए कुछ लोगों की विशेष स्थिति है, उनकी विशेष प्रकार की जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग उनके फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध ये लगाया जाता है। और व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ज्वाइन द, ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किन स्थितियों में और किन शर्तों के अधीन अमुक सेवा योजन प्राप्त हो रहा है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। इसलिए आप मांग नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 33 इसका वर्णन करेगा, और अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, मार्शल लॉ सिचुएशन इसकी बात करेगा। जब मार्शल लॉ सिचुएशन होगी तब भी आपके फंडामेंटल राइट उस तरह लागू नहीं होंगे जिस तरह वो नॉर्मल डेज में लागू होते हैं। तो मार्शल लॉ सिचुएशन होती क्या है, पहला सवाल ये उठ जाएगा। और मार्शल लॉ सिचुएशन जो भी होती हो, उसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट किए गए हैं तो आपको क्या अनुतोष उपलब्ध हो सकता है, और जो अनुतोष उपलब्ध हो सकता है क्या उस पर कोई प्रतिबंध ये लगाया जा सकता है। इस संबंध में आर्टिकल 34 व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 34 खुद में कंप्लीट वो मार्शल लॉ सिचुएशन इसका वर्णन तो नहीं करता, या यूं कहें कि अपूर्ण है, क्योंकि वो मार्शल लॉ सिचुएशन का वर्णन नहीं करता। अगर मार्शल लॉ सिचुएशन का वर्णन भी करता होता तो वो पूर्ण होता, ये ज्यादा ठीक बात है। वो ये नहीं बताता कि मार्शल लॉ सिचुएशन क्या होती है, ये जरूर कहता कि मार्शल लॉ सिचुएशन अगर है या रही है तो संसद अमुक प्रकार का कानून पास कर सकती है, यानी संसद को ताकत जरूर दे रहा है, विधायी शक्ति। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा क्योंकि विधायी शक्तियां नॉर्मली 245, 246, 247 वहां मिली हुई हैं, यहां विधायी शक्तियां मिल रही हैं। तो 34 एक प्रकार की विधायी शक्ति दे रहा है, और 33 इस बात का वर्णन कर रहा है कि अमुक व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट संसद द्वारा विधि बनाकर रोके जा सकते हैं। और संसद द्वारा जिन व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट विधि बनाकर रोके अथवा सीमित किए जा सकते हैं, उनके संबंध में विधि बनाने की अभिव्यक्त शक्ति, अभिव्यक्त ताकत, यह अनुच्छेद 35 में मिली है। वर्णन किया गया है कि इस भाग के, यानी फंडामेंटल राइट के उपबंधों को लागू करने के लिए जब कभी कानून बनाने की जरूरत पड़े तो वो संसद ही बनाएगी, भले ही संबंधित विषय राज्य सूची या संवर्ती सूची उसमें पाया जा रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने सूचियों के अर्थान्वयन के सिद्धांत पढ़े हैं। इसीलिए संपूर्ण संविधान पढ़ना जरूरी होता है ताकि एक कॉन्सेप्शन विकसित हो सके। तो हम लोगों ने सूचियों के अर्थान्वयन के सिद्धांत पढ़े हैं, वहां ये लिखा है कि अगर किसी भी सूची में कोई भी विषय दिया है तो उस विषय का उदारता पूर्वक अर्थान्वयन किया जाएगा, यानी उस विषय से संबंधित जितने विषय हो सकते हैं वो सब उस विषय में शामिल हैं, ये मानकर चला जाएगा। हां, अगर संबंधित
विषय से संबंधित कोई सामान्य प्रविष्टि एक सूची में मौजूद है और उस प्रविष्टि में जो आ सकता है उसका कोई भाग किसी अन्य सूची में मौजूद है, तो फिर सूचियों को ऐसे पढ़ेंगे कि जो सामान्य प्रविष्टि है उसे संकुचित करके और जो उसका भाग हो सकती है उस प्रविष्टि पर कानून बनाने का हक उस लेजिस्लेचर को रहेगा जिससे संबंधित सूची में वो विषय स्पेशली वर्णित कर दिया गया। जैसे आपने देखा था इंडस्ट्री, ये सामान्य तौर पर वर्णित है राज्य सूची में, उद्योग, लेकिन रक्षा संबंधी उद्योग और शुगर इंडस्ट्री ये स्पेशली संघ सूची वहां वर्णित थे। इसलिए उद्योग के अंतर्गत रक्षा उद्योग और आपका शुगर इंडस्ट्री दोनों आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी जब शुगर इंडस्ट्री या रक्षा उद्योग इससे संबंधित कानून को बनाने की बात आएगी तो क्या होगा कि राज्य सूची को संकुचित करके पढ़ेंगे। वहां पर उद्योग लिखा होने के कारण राज्य विधायिका को भी रक्षा या शुगर इंडस्ट्री से संबंधित कानून बनाने की ताकत ऐसा नहीं मानेंगे, बल्कि यह मानेंगे कि इन दोनों इंडस्ट्रीज के संबंध में सेंट्रल लेजिस्लेचर को ही ताकत है। यही स्थिति एनर्जी की है। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल के पास है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एनर्जी का ही स्वरूप है वो स्टेट के पास है। तो ये हमने सूचियों के अर्थान्वयन के सिद्धांत पढ़े हैं। तो चूंकि अनुच्छेद 35 ऐसा कहेगा कि फंडामेंटल राइट, इसे लागू करने के लिए अगर कोई कानून, जब फंडामेंटल राइट किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता यह वर्णित करता है इस भाग में, जैसा हम लोगों ने देखा था 16(3) कहता था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ऐसा कानून बना सकती है कि विशेष प्रकार के सेवा योजन में आने के लिए किसी विशेष स्थान पर जन्म लेना जरूरी है। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये 16(3) 17 कहता था कि अस्पृश्यता, इसका सभी रूपों में अंत किया जाता है और जो कोई अस्पृश्यता का व्यवहार करेगा उसको दंडित किया जाएगा। तो दंडित करने के लिए कानून सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाएगी। अनुच्छेद 23 कहता था कि बेगार नहीं करेंगे, मानव का दुर्व्यापार नहीं करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसे रोकता था, ये बाल श्रम उसे रोकता था। तो संबंधित कानून बनाने का हक राज्य को नहीं होगा, भले ही इनसे संबंधित जो एंट्रीज हैं वो कहां पाली जाए, राज्य सूची या संवर्ती सूची में, फिर भी नहीं, वो अनुच्छेद 35 के प्रभाव से सेंट्रल लेजिस्लेचर को ही मिलेगा। तो अनुच्छेद 35 एक प्रकार की विधायन की ताकत, लेजिस्लेशन की ताकत ये दे रहा है। तो 33, 34, 35 ये फंडामेंटल राइट नो डाउट नहीं है, लेकिन ये अतिशय महत्व के हैं और ये खूब पूछ लिया जाता है। और जब आपसे पूछा जाता है तो चूंकि आपने 32 के बाद ये माना ही नहीं कभी है कि फंडामेंटल राइट के चैप्टर में और कुछ भी है, वो तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर आप तो कंपटीशन से बाहर होते हैं। और वही जिन्होंने हर चीज पढ़ी है, कुछ छोड़ा ही नहीं, वही सेलेक्ट होते हैं। तो और फिर आप भी सबक लेते हैं, फिर दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं, तो कुल मिलाकर वही 8-9 साल का प्रोसेस हो जाता है। इसलिए एक बार में पढ़िए, सारा कुछ पढ़िए, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। लगभग धीमे 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 1 साल होने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुए 8-9 महीने तो हो ही गए, और अब फंडामेंटल राइट हम खत्म कर पा रहे हैं। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मुख्य टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट पर प्रभाव,
इमरजेंसी का, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टॉर्टियस लाइबिलिटी। ये 4 प्रमुख कॉन्सेप्ट है। बाकी आप कहेंगे तो हम बता देंगे, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं। और इनमें लगभग अभी 15-20 दिन और लगने हैं, यानी लगभग 1 साल लगता है जब सारी चीजें। लेकिन हां, अगर 1 साल धैर्य रखा जाए तो फिर सभी एग्जाम्स के लिए कंपटीशन, सभी एग्जाम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है। फिर आपको उन्होंने कहा कि नेट देना है और जे देना है और सीयूईटी देना है और फलाना देना है, तो अलग अलग दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन एक बार तो टाइम लगेगा ही। तो 33 को अगर हम लोग देखेंगे तो कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। इसका मतलब हमें अपने पिछले स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव लाना होगा। इसीलिए कहते हैं कि बेयर पहले पढ़ लेना चाहिए फिर बोलना चाहिए। उसका उपांतरण करने की शक्ति, इसका मतलब टोटली नहीं मिलेगा फंडामेंटल राइट, ये नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा, बट दैट कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है ना? जैसे जीवन का अधिकार नहीं मिलेगा ये बात नहीं है, बट दैट विल बी available for those persons who will be in these classes which are narrated at here. Then Article 21 will be available to them in a modified form. ठीक है ना? वो उपांतरित करने की शक्ति उसने कहा, समाप्त करने की शक्ति नहीं कहा। ठीक है? इसलिए पिछले जो हमारी बात है उसमें इतना ही बदलाव कि उपांतरित करके मिलेंगे सारे फंडामेंटल राइट। कोई जरूरी नहीं कि जिस तरह आपको मिल रहा है, जैसे अनुच्छेद 19 कहता कि आपके वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल 8 स्थितियां जो अनुच्छेद 19(2) में वर्णित है। ठीक है? भारत की एकता, अखंडता, विदेशी राज्यों से संबंध, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी। ठीक है? इन्हीं के हक में आपकी जो वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको सीमित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन आप अक्सर अखबारों में पढ़ेंगे कि इंस्टाग्राम पर फला पुलिस अधिकारी ने अपना अकाउंट बनाया और उस पर वो भद्दे कपड़े पहनकर डांस करते देखे गए। ठीक है? एसपी साहब से शिकायत हुई है और एसपी साहब ने उस पर इंक्वायरी गठित कर दी है। जब आप इंस्टाग्राम पर बनाते हो अकाउंट और चाहे जैसे मतलब अश्लील ना हो, ठीक है, अभद्र रंग के कपड़े पहनकर या अभद्र हरकतें करते हुए उस पर दिखाई देते हो तो कोई आप पर, ठीक है, लोग निंदा करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई पहले तो डांस पार्टी उसमें जाना पड़ता था डांस देखने के लिए, अब तो कोई जरूरत ही नहीं, अब तो इंस्टाग्राम खोलिए और डांस देखिए। इस ढंग की चर्चा और इस ढंग की टिप्पणियां लोग देते हैं, लेकिन कानूनन उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है? ये उनका अपना आउटलुक है कि वो ऐसा करेंगे, जीवन का ये ढंग अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे, कानूनन उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस अधिकारी है, उसका कानूनन बिगड़ जाएगा। तो कैसे बिगड़ जाएगा भाई? कैसे उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी? और कैसे वो कानून जो इंक्वायरी सेटअप करने की अधिकारिता किसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को दे रहा है, वो कानून चल कैसे रहा है? क्योंकि इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाना यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्रत्येक माध्यम से, ठीक है, एंजॉय करने के लिए उपलब्ध है। तो फिर वो भी इसी देश का नागरिक है, ऐसा हो कैसे रहा है? तो वो अनुच्छेद 33 के ही प्रभाव से हो रहा है। क्योंकि अनुच्छेद 33 कह रहा है संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी, संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई, अनुच्छेद 19 इसी भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार है।
संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी, संसद ने विधि द्वारा अवधारण किया है। ठीक है, पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1966 ये पास किया है। ठीक है, आर्मी एक्ट ये पास किया है, अधिनियम पास किया जो इंटेलिजेंस से संबंधित लोग हैं, जैसे आईबी, ठीक है, या रॉ, ठीक है, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहा जाता है। रा और आईबी में फर्क यह है कि रा विदेशों में, ठीक है, आपका गुप्तचर गतिविधियां ये संचालित करती है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी हिंदुस्तान में, जैसे अमेरिका में सीआईए है, विदेशों में गुप्तचर गतिविधियां ये संचालित करते हैं। एफबीआई उनकी अपनी डोमेस्टिक, जैसे हमारे यहां आईबी है। तो सीआईडी पुलिस की ही गुप्तचर शाखा है, इसलिए उसके लिए अलग से कुछ प्रावधान करने की जरूरत नहीं। वो पुलिस फोर्स में शामिल लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद ने जो कानून बनाया। और मजेदार ये है कि पुलिस कानून व्यवस्था इसके मेंटेनेंस के लिए गठित बल है, और चूंकि कानून व्यवस्था राज्य के पास है, ठीक है, और आपको मालूम है कि सूचियों का अर्थान्वयन बृहद स्तर पर किया जाता है, इसलिए पुलिस राज्य के अधीन होती है। और यही कारण है, आप देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में सरकारें बनती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि गृह मंत्रालय किसी को दिया जाए। राज्य में गृह मंत्रालय होता नहीं, ऐसी बात नहीं, होता है, लेकिन देते नहीं है चीफ मिनिस्टर, वो अपने ही पास रखते हैं, क्योंकि ताकत ये बड़ी चीज है जब वो आपके हाथ में होती है। यद्यपि मुख्यमंत्री हेड है कैबिनेट का, वो जिसे चाहे 2 मिनट में हटा दे, लेकिन अपनी बात दूसरे से कहलवाना और खुद कहना, ये इन बातों में फर्क है। इसलिए चीफ मिनिस्टर, हमारे यहां भी कोई गृह मंत्री नहीं, और बहुत होगा तो गृह राज्य मंत्री ये बना लेंगे। और केंद्र में भी गृह मंत्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा गृह मंत्री उसे रखेगा जो बिल्कुल उसका मतलब ऐसा व्यक्ति होगा कि उसमें और उनकी सोच में कोई फर्क ही नहीं होगा। ऐसा होता है होम मिनिस्टर, क्योंकि होम मिनिस्टर के पास सारे बल होते हैं मिलिट्री छोड़कर, और मिलिट्री का उपयोग होने की स्थिति शायद ही कभी आती हो, और जब आएगी तो भी कैबिनेट फैसला लेगा, और कैबिनेट में गृह मंत्री होंगे ही होंगे, और बाकी सारी स्थितियों में गृह मंत्री ही महत्वपूर्ण है। तो पुलिस ये राज्य का मामला है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस पर्सनल जो हैं उनके फंडामेंटल राइट को अगर रिस्ट्रिक्ट करने की बात है तो फिर अधिकारिता किसको है? संसद को है, ठीक है, राज्य को नहीं है। यद्यपि पुलिस बल का गठन जिसलिए हो रहा है, आपका कानून व्यवस्था, वो राज्य के पास है। तो कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई सशस्त्र बल के सदस्यों या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल जो है उन्हीं में पुलिस है, ठीक है। और सशस्त्र बल, इसमें आपका सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पीएससी, आरएएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, ये सारे आएंगे। तो सबके संबंध में चाहे कानून व्यवस्था, और इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया कि पुलिस चाहे जिस नाम से गठित की गई हो, हालांकि पुलिस के नाम से ही गठित है पूरे भारतवर्ष में और पूरे दुनिया में, लेकिन चाहे जिस नाम से गठित की जाए उसके संबंध में अधिकारिता संसद को ही चली जाएगी, क्योंकि लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार जिन बलों को सौंपा गया है, ये कहा आर्म्ड फोर्सेस, ये कहा, ठीक है। और कहा आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्ति, आसूचना, टेलीकम्युनिकेशन,
ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में आप सूचना देते, उधर से सूचना आती, तो ठीक है, कहता है आसूचना, persons employed in any bureau or other organizations established by the state for purpose of intelligence or counter intelligence। ठीक है, यानी नहीं, अच्छा, इसमें इंटेलिजेंस आसूचना या प्रति आसूचना, इसमें इंटेलिजेंस की बात की है उन्होंने, यानी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी वही आपका आईबी, इन सब के संबंध में, या स्टेट ने, किसी भी राज्य ने इंटेलिजेंस ब्यूरो जो स्थापित किए हैं। चौथे में कम्युनिकेशन से संबंधित मामला कहता, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ एनी फोर्स, ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इन क्लास ए टू सी। यानी सामान्य जो बीएसएनएल का कर्मचारी है उसके फंडामेंटल राइट सीमित नहीं किए जा सकते, लेकिन ऊपर जो लोग बताए गए यानी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, या जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, उन लोगों के लिए, यानी उन बलों में जो लोग शामिल हैं, या इंटेलिजेंस ब्यूरो जो राज्य के हैं या केंद्र के हैं, किसी के भी, उनके बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए जो कर्मचारी लगाए गए हैं और जो सिस्टम स्थापित किया गया, उस सिस्टम को संचालित करने वाले कर्मचारियों के फंडामेंटल राइट क्या हो सकता है, लागू होने में उस किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत कर दिया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। संसद विधि बनाकर यह उपबंधित कर सकेगी कि 4 कैटेगरीज के लोग, आर्म फोर्सेस जिन्हें लोक से, ठीक है, लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, और उपरोक्त लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित किया गया है उसे संचालित करने वाले लोग किस सीमा तक निर्बंधित या निराकृत तौर पर फंडामेंटल राइट का उपयोग करेंगे, ये संसद विधि बनाकर तय करेगी। और संसद ने विधि बनाकर तय किया है, तीनों के लिए अधिनियम बनाए हैं। आर्म्ड फोर्सेस के लिए आर्मी एक्ट, उनके लिए पुलिस फोर्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट, और इनके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट, ये पास किए हैं। और तीनों में ये कहा गया है कि अमुक अधिकार इस बल के सदस्यों को इस रूप में उपलब्ध होंगे। जैसे पुलिस एक्ट में उन्होंने कहा, आर्मी एक्ट में कहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो में कहा कि कोई ट्रेड यूनियन, कोई यूनियन नहीं बनेगी। ठीक है, पुलिस में कोई यूनियन नहीं बनी, नहीं सकती। आप किसी भी संगठन के सदस्य नहीं होंगे एक्सेप्ट 3 बताएं, 3 सिर्फ। कोई ऐसा संगठन जो सिर्फ मनोरंजन के लिए गठित हुआ है, ठीक है, सिर्फ मनोरंजन के लिए बस, जैसे किसी नाटक कंपनी के मेंबर आप हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो धार्मिक संगठन है, ठीक है, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके मेंबर आप हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बता दिया कि किस प्रकार के संगठनों के सदस्य, या कोई सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, गरीब लड़कियों की शादी कराने के लिए या अनाथ बच्चों के पालन के लिए, या इस ढंग का कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसके आप मेंबर हो सकते हैं। एक्सेप्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सेप्ट देन पॉलिटिकल पार्टीज यू मे बी द मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ना, उन्होंने 3 ऑर्गेनाइजेशन बता दिए, 3 प्रकृति के, 3 प्रकारों के, कि एक्सेप्ट देन 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। 3 ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आप हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने कहा किसी को नहीं मिलेगी, किसी विषय पर कोई विचार व्यक्त नहीं किए जाएंगे। यू आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, ठीक है, इन रिगार्ड ऑफ एनी सब्जेक्ट, आप अनुमत नहीं। आप केवल जो साइंटिफिक आइडियाज है, ठीक है, या प्योर लिटरेरी प्रकृति का है, आपने कुछ कविता लिखी, कुछ लिखा, जिसमें कोई टोटल, देखिए कविताएं भी अनेकों प्रकार की हैं, लेकिन जो टोटल लिटरेरी प्रकृति की है, जैसे जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, कि साहब जो है
आंसू है उनकी, कामायनी है उनकी, जो शुद्ध लिटरेरी है वो आप कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो फंडामेंटल राइट इन लोगों को किस रूप में उपलब्ध रहेंगे ये वो बताएंगे। ठीक है, तो आपका 33 महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा रहा है। सेक्शन 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रबुद्ध है, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। जब कहीं सेना विधि प्रवर्तन में है, तो सेना विधि प्रवर्तन में कब आती है? कोई घोषणा करनी पड़ती है तब सेना विधि प्रवर्तन में आती है। सेना विधि का मतलब क्या है ये यहां लिखा नहीं है, केवल इतना कहा कि जब किसी भाग में सेना विधि प्रवर्तन में है तो उस भाग में जो लोग रह रहे हैं उनके अधिकार परिवर्तित स्वरूप में या उनके अधिकारों का अतिलंघन हो सकता है, और जब किया जाएगा उनका अतिलंघन फंडामेंटल राइट्स का उस भाग में रहने वाले लोगों के, तो जब मार्शल लॉ नहीं रहेगा, सेना विधि प्रवर्तन नहीं रहेगी, तो जो कुछ किया गया क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, ठीक है, तो जिन लोगों ने किया उन्हें फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने के जो प्रभाव हो सकते हैं उनसे सुरक्षित करने के लिए संसद कानून बना सकती है कि जो कुछ सेना विधि के अधीन किया गया वो सब कुछ जायज है, उसके लिए किसी पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये सेक्शन 34 कह रहा है। ठीक है, तो ये 34 हम लोग अभी देखेंगे। तो जब आर्टिकल 34 इसमें जो मार्शल लॉ कहा गया इसकी बात करेंगे, तो मार्शल लॉ सिचुएशन को 3 प्रकार से समझा जाता है पूरी दुनिया में। एक, मार्शल लॉ इस शब्द का उपयोग उस कानून के लिए किया जाता है कि जब सेना किसी अन्य देश में प्रवेश करती है और शत्रु देश के नागरिकों के साथ जिस कानून के मुताबिक व्यवहार करती है वो मार्शल लॉ कहा जाता है। एक स्थिति ये है, और वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है। इंटरनेशनल लॉ उसमें, और इंटरनेशनल लॉ आप जानते हैं वो लॉ होता ही नहीं, उसे तो लॉ कहे भर दिया जाता है। इसीलिए ऑस्टिन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ये कोई विधि ही नहीं है, क्योंकि वो कानून का है बात का जिसके अपालन का कोई परिणाम ये पैदा ना हो। केवल केल्सन है आपका पॉजिटिविस्टों में जो इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता। ठीक है, और हम भी नहीं मानते इस मामले में। हम पॉजिटिविस्टों से बिल्कुल सहमत हैं कि वो कानूनी किस बात का है, जिसका वायलेशन हो तो कुछ हो ही ना। 20 बार रोज होता है वायलेशन। ठीक है, आपका एनपीटी और परमाणु अप्रसार से संबंधित संधियां खूब हो रखी हैं। अमेरिका ने भी परसों नरसों ही किए हैं ए सीरीज ऑफ एटॉमिक टेस्ट। क्या कर लिया आपने और क्या कर लोगे अभी, और अब रशिया करेगा। ठीक है, और रशिया ने किया तो हो सकता हम भी करें। ठीक है, तो क्या हो पा रहा है? तुम लिए घूमो अपनी एनपीटी और फलाना और ढिमाका परमाणु अप्रसार से संबंधित संधियां, तो बेकार की बात है। लेकिन फिर भी माना तो ये जाता है कि जो परंपराएं सभ्य देशों ने विकसित की हैं परस्पर व्यवहार की, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि ये कहा जाता है। जो संधियां वगैरह हो जाती हैं उनका पालन करते हैं लोग। तो किसी देश की सेना जब दूसरे देश में प्रवेश करती तो शत्रु देश है उसकी जनता के साथ वो जिस प्रकार से व्यवहार करती है, उस व्यवहार करने के तरीके को निर्धारित करने के लिए जो परंपरा आदि है उसे भी मार्शल लॉ कहते हैं। दूसरी सिचुएशन कि सेना उसके संचालन के लिए नियमों का जो समूह बना है उसे मार्शल लॉ कहते हैं। जैसे आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, जो एविडेंस एक्ट में लिखे हैं। आपको मालूम है कि एविडेंस एक्ट कहां कहां लागू नहीं होता। जब इस बात का जिक्र वो करता है तो वो कहता है कि आर्मी एक्ट, ठीक है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और आपका एयरफोर्स एक्ट, इन एक्टों के अंतर्गत गठित सेना न्यायालयों के अतिरिक्त
यानी इन सेना न्यायालयों पर एविडेंस एक्ट लागू होता है। इन अधिनियमों के अतिरिक्त जो सेना न्यायालय गठित हैं उन पर आर्मी एक्ट लागू, वो उन पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, इन 3 पर लागू होता है, ऐसा बताता है वो। जबकि आप भाषा से उसका पता नहीं इस ढंग का निष्कर्ष कैसे निकाल लेते हैं सेना न्यायालयों पर वो लागू नहीं होता, लागू होता है। हालांकि जो कोर्ट मार्शल है उसे कोर्ट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट नहीं होता, उसका जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो एडवोकेट जज कहलाता है, जज नहीं कहलाता है। कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल है। हमने आपसे कहा था कि ऐसे सारे प्राधिकारी जो न्याय निर्णयन का काम करते हैं किंतु न्यायालय नहीं होते, वे सारे के सारे ट्रिब्यूनल कहलाते हैं। तो कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल है, वो न्यायालय नहीं है, और चूंकि वो न्यायालय नहीं है इसीलिए उसके निर्णय से अपील न्यायालय में नहीं होती। आपको याद है अनुच्छेद 136 हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कहा था कि सेना न्यायालय उनका कोई निर्णय, डिग्री, आदेश आदि है तो उसको छोड़कर बाकी जितने न्याय निर्णायक प्राधिकारी हैं उनसे सीधे अपील अंडर आर्टिकल 136 विद स्पेशल लीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बी फाइल्ड बिफोर देम, ये बात आई थी। तो चूंकि कोर्ट मार्शल कोर्ट ही नहीं है इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अपीलेट जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं है, अपीलेट जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं है। हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि अपीलेट जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि वो किसी भी प्रकार से उनके जुरिडिक्शन के अधीन नहीं है, ये नहीं कहा हमने, क्योंकि आपकी अपनी आदत है, आप कहे गए शब्दों के अपने ही अर्थ निकाल लेते हैं। अपीलेट जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं, लेकिन जो उनका रिट जुरिडिक्शन है अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट का और जो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट का, उस जुरिडिक्शन के अधीन है कोर्ट मार्शल भी, ठीक है, अपीलेट जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं है। अनुच्छेद 227 का जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का उसके अंतर्गत नहीं है, किंतु 226 के जुरिडिक्शन के अंतर्गत है। ये जो, अच्छा आप देखिए नॉर्मल रूल ये है कि न्याय निर्णयन का काम न्यायालय करेंगे, लेकिन जो सैन्य बल के सदस्य हैं यानी जो आर्मी आदि के सदस्य हैं उनसे संबंधित ट्रिब्यूनल्स बनी है, ठीक है ना, जिन्हें कोर्ट मार्शल आप कहते हैं, और अन्य प्रकार के जो सशस्त्र बल हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी, जैसे पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार डीआईजी, आईजी उन सबको है, वो डिसाइड करेंगे। हां, अंत में अनुच्छेद 226 चूंकि उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन, ठीक है, मेक ए एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज, ठीक है ना, फॉर एनी अदर पर्पस, तो वहां पहुंच जाएगा। अनुच्छेद 226 में अधिकारिता के अधीन है, 227 में वो सॉरी अनुच्छेद 32 में इन बलों के लिए जो ट्रिब्यूनल्स गठित हैं उनके निर्णय से वहां आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य अपीलेट जुरिडिक्शन इन एक्टों में उन्हीं अधिकारियों को प्राप्त है जो उन सैन्य बलों के अधिकारी हैं। आर्मी एक्ट के अंतर्गत कोर्ट मार्शल से जो अपील होगी अंततः अंतिम वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को होगी, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आपने पाकिस्तान में देखा था कुलभूषण का मामला था, तो कुलभूषण के मामले में उनके सैन्य न्यायालय ने दोषी ठहराया था। हमारी जो मांग थी वो ये थी कि कुलभूषण का मामला सामान्य न्यायालय में चलाया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य न्यायालय में चलता तो ज्यादा आसानी होती, तब अपीलें होती और अपीलें सामान्य न्यायालयों में होती, और वहां जो अपील हुई थी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हुई, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कानून कितना जानते होते हैं, कहीं के भी हो, कहीं के भी हो, ठीक है, उन्हें कानून समझ में नहीं आएगा, एक आम आदमी को नहीं आता, ठीक है, आम आदमी बेवकूफी की बातें करता है।
तो अभी वो निठारी केस में वो कोहली छोड़ा गया, अब वो कह रहे थे कि जो बेवकूफ टाइप के लोग थे कि 27 साल आपने बंद रखा तो क्या बिना सबूतों का ही रखा? अरे बिना सबूतों का ही रखा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। बिना सबूतों का रखा इसीलिए तो छोड़ा है। अब क्या किया जाए? तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कानून कितना जानते होंगे ये तो। हाँ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, देन यू मे मूव बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब दिक्कत वही आएगी कि ठीक है, आप मूव कर गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अगर आप आर्मी के सदस्य हैं और उन्होंने आपके अधिकार, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट को ही रोक रखा है उपांतरित, तो फिर आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और जो एक्ट पास किए जाते हैं अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को उपलब्ध होने वाले फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने के लिए, उनमें जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट ये घोषित करे कि इस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के अमुक अमुक फंडामेंटल राइट इस रूप में लागू होंगे। वो सीधे सीधे कहने कि आप मीटिंग नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, उनके लिए डिक्लेरेशन शामिल करना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लेंगे कि कोर्ट मार्शल कोर्ट नहीं होता, यद्यपि उसके पहले कोर्ट नाम लगा होता है, लेकिन वो ट्रिब्यूनल होता है और कोर्ट न होने के कारण उसके आदेशों से कोई अपील नॉर्मल कोर्ट को नहीं होती। उसी एक्ट में बताया जाएगा कि अपील कहां होगी, और जो नॉर्मल व्यक्ति को उपलब्ध यह अधिकार है कि न्यायालयों से उसके मामले का निर्णय हो, ये आर्म फोर्सेस के सदस्यों को उपलब्ध नहीं है और वो मॉडिफाइड फॉर्म में होता है, इसलिए वो उचित माना जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की का जो रिट जुरिडिक्शन है उसके अधीन कोर्ट मार्शल भी होते हैं, शेष कोर्ट मार्शल उसके अधीन नहीं होते, ठीक है। ये सारी चीजें कोर्ट मार्शल के संबंध में आप समझ लेंगे। 34 कहता है कि इफ द मार्शल लॉ इज रनिंग, तो मार्शल लॉ की दो बातें हमने बताई। ये एक मार्शल लॉ नियमों का वो समूह जो कि आर्म्ड फोर्सेस पर लागू हो रहा है, उसे भी हम मार्शल लॉ कहते हैं। और दूसरा हम मार्शल लॉ उसे भी कहते हैं जो विदेशी नागरिक, जो कि शत्रु देश के नागरिक हैं, उनसे व्यवहार करने के तरीके के रूप में किसी भी देश की सेना के द्वारा अपनाया जाता है, उसे भी हम मार्शल लॉ कहते हैं। और यहां जो बात की गई है वो मार्शल लॉ सिचुएशन की बात की गई है। यहां कहता है इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट समर्पण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। 34 मार्शल लॉ किस तरह का यहां पर उपयोग किया गया है ये नहीं बता रही है, ये नहीं बता रही कि मार्शल लॉ क्या होता है। केवल 34 इतना कह रहा है कि यदि सेना विधि प्रवृत्त है, यदि सेना विधि प्रवृत्त है और किसी भी व्यक्ति को सेना विधि के अधीन कोई दंड दिया गया है या कोई संपत्ति का समर्पण किया गया है, ठीक है, या कोई व्यक्ति जो सेना विधि के प्रवर्तन में होने के कारण किसी प्रकार के नुकसान के अधीन हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति कर देने वाला कानून ये पारित कर सकेगी। एक विशेष प्रकार का कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 34 ये संसद को दे रहा है। सेना विधि अगर प्रवर्तन में थी कहीं, तो सेना विधि के प्रवर्तन में होने के कारण किस प्रकार का कानून बनना चाहिए उन लोगों की सुरक्षा,
ठीक है, जिन्होंने सेना विधि को प्रवर्तन में लाने में सहयोग दिया, उसे बनाए रखने में सहयोग दिया, ठीक है ना, यानी वो तो आर्मी पर्सनल होंगे, ठीक है। उन्होंने जो लोगों को दंड दिए, उन्होंने जो संपत्ति का समर्पण किया, उन्होंने सेना विधि को प्रवर्तन में बनाए रखने के लिए जो कुछ किया, उसके विपरीत प्रभाव, उसके प्रतिकूल प्रभाव, उससे बचाने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, यानी लॉ ऑफ इंडेमिटी, क्षतिपूर्ति संबंधी कानून वे पारित कर सकेगी, ठीक है, कि इन लोगों की कोई क्षति नहीं होगी, इनकी क्षति की पूर्ति जो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जब सेना विधि प्रवर्तन में थी तब देश का सामान्य कानून उस क्षेत्र में लागू नहीं होगा, ऐसा किसी भी उपबंध में कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि जब कहीं सेना विधि प्रवर्तन में होगी तो उस इलाके में नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त समझे जाएंगे, कहीं नहीं लिखा है। यह लिखा है कि जब देश में कहीं आपातकाल होगा तो अनुच्छेद 358, 359, अब हम लोग बस कल परसों में ही देखेंगे, वहां यह लिखा है कि नागरिकों के मूल अधिकार परिवर्तित नहीं कराए जा सकेंगे, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि जब सेना विधि प्रवर्तन में होगी तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहेंगे, ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, अनुच्छेद 250 था, ठीक है, संभवतः 249 भी शायद इसी चीज से संबंधित न भी हो, तो आप देख लेंगे 249, 250 वही कहीं पे, कि जब जब आपातकाल होगा तो जो विधायी शक्ति, इसका बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच, सस्पेंड हो जाएगा और सारी चीजें केंद्र के पास विधायी शक्तियां आ जाएंगी, वो राज्य सूची के विषयों पर विधायन कर सकेंगे, विधायी शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा। जो कार्यपालिकीय शक्ति के वितरण से संबंधित सिद्धांत हैं वहां देखेंगे आप, ठीक है, 256, 57, 58 वहां देखेंगे, तो जो कार्यपालिकीय शक्ति है वो भी अपने आप बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्यपालिकी शक्ति के वितरण के संबंध में एक सामान्य सिद्धांत है कि जिन विषयों पर विधायी शक्ति का विस्तार है संबंधित विधायिका का, उन्हीं विषयों पर संबंधित कार्यपालिका का कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, यानी कार्यपालिकीय संबंध, विधायी संबंध सब आपातकाल में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आएगी या किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं काम कर सकती और आपातकाल की घोषणा होगी। वित्तीय आपातकाल में भी वही स्थिति रहेगी, हम लोग आपातकाल के देख के आए हैं, लेकिन इस प्रकार की बात मार्शल लॉ सिचुएशन के संबंध में कहीं नहीं लिखी, और जब नहीं लिखी इसका मतलब यह है कि अगर कहीं सेना विधि प्रवर्तन में है देश के किसी हिस्से में, तो वहां लोगों को फंडामेंटल राइट प्राप्त रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा है कि नहीं प्राप्त रहेंगे, तब तक फंडामेंटल राइट तो रहेंगे। दूसरी स्थिति कि देश का जो सामान्य कानून है वो भी लागू होता रहेगा, ठीक है। तो सेना विधि जब प्रवर्तन में है, अच्छा, सेना विधि प्रवर्तन में होगी क्यों, जरूरत क्या होगी, और सेना विधि का अर्थ क्या है, ये दोनों बातें यहां नहीं लिखी, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि सेना विधि के ये दो अर्थ समझे जाते हैं, और वो दो अर्थ यहां नहीं है, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर शत्रु देश के नागरिकों से, ठीक है, बर्ताव की बात होती है तो सीधी बात है, जब तक शत्रु देश के नागरिक हमारे देश के नागरिक नहीं बन गए तब तक इस देश के नागरिकों को उपलब्ध फंडामेंटल राइट उन्हें प्राप्त हुए ही नहीं, और अनुच्छेद 21 भी उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि वे भारत की धरती पर मौजूद ही नहीं, वो तो विदेश में मौजूद है, ठीक है। तो अगर हमारी सेना उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार कर रही है तो उसके लिए सेना न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या सेना न्यायालयों के समक्ष उत्तरदायी हो ही नहीं सकती,
ठीक है ना, क्योंकि वो तो विदेशी धरती पर हैं, तो ना तो 21 में उपलब्ध, ना वे भारत के नागरिक हैं। तो उस तरह की जो सेना विधि का या उस सेंस में जो सेना विधि शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो अर्थ यहां नहीं हो सकता। ये एकदम क्लियर है, ये एकदम क्लियर है। दूसरी बात कि सेना के भीतर जो विधि लागू होती है उसे जो मार्शल लॉ कहा जाएगा, वो भी यहां अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि क्षतिपूर्ति की बात हो रही, ठीक है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब तीसरी स्थिति की बात हो रही, और तीसरी स्थिति में मार्शल लॉ जो शब्द का उपयोग किया जाता है, वो मार्शल लॉ का उपयोग उस स्थिति को दर्शित करने के लिए किया जाता है जब स्थिति देश की ऐसी हो जाती है जिसमें नॉर्मल जो सामान्य कोर्ट प्रोसीजर है वो काम ही नहीं कर पाता, काम ही नहीं कर पाता। इतनी जबरदस्त हिंसा हो रही है, ठीक है, इतनी जबरदस्त हिंसा हो रही है कि पुलिस निपट पाने में अक्षम हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो सिविल पुलिस होती है वो आर्म फोर्स नहीं होती। सिविल पुलिस के पास डंडा होता है, आर्म्ड फोर्स, पुलिस में भी आर्म्ड फोर्स होते हैं, ठीक है, पुलिस में भी आर्म्ड, उनकी आर्म डिवीजन है, ठीक है, और वो आर्म डिवीजन कहां रहती है? पुलिस लाइन में, ठीक है, लेकिन उनकी जो आर्म डिवीजन है वो सीमित है, ठीक है, पुलिस में गठित कर लेते हैं आर्म डिवीजन, और सिविल पुलिस थानों में रहती है, उनके पास डंडे होते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के पास रिवॉल्वर होता है। आप एसपी साहब को भी देखेंगे तो उनके हाथ में इतनी बड़ी बस छड़ी सी होती है। हाँ, कोई उन्हें हथियार उपलब्ध हैं, लेकिन वो लेकर कभी नहीं चलते, ठीक है, और जब कभी ऐसी स्थिति जैसे उनकी आर्म डिवीजन है तो वो जनरल दिनों में, सामान्य दिनों में, जैसे बैंक में आर्म डिवीजन लगाई जाएगी क्योंकि वहां पैसे का लेन देन चल रहा है, लेकिन वहां डकैती नहीं चल रही तो आर्म डिवीजन से काम चल जाता है, तो थोड़ा बहुत। अब जब मास स्केल पर ऐसी घटनाएं हो रही तो उनकी आर्म डिवीजन क्या कर लेगी, क्योंकि वो तो सीमित है। तब फिर उनका पीएससी बुलाओ, सीआईएसएफ बुलाओ, ठीक है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये आर्म्ड ही हैं, ठीक है, ये आएंगे। अब उनसे भी स्थिति नहीं समझ रही, ठीक है, उनसे भी नहीं समझ रही, तो उन्होंने कहा आप सेना के हवाले करो, ठीक है, कहते ना कि अमुक क्षेत्र सेना के हवाले कर दिया। आज तक हिंदुस्तान में कोई क्षेत्र सेना के हवाले नहीं हुआ है, कि कोई नहीं हुआ, ये बिल्कुल समझ लीजिए, कोई क्षेत्र सेना के हवाले नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में इतना सब कुछ चला, आपने देखा होगा कि वो एक मिलिट्री जनरल ने खुद को बचाने के लिए एक पत्थरबाज को जीप के आगे बांध लिया था, ठीक है ना, क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी। अब तो पत्थरबाजी घटनाएं बंद हैं 2014 से, लेकिन उससे पहले तो हो रही थी। तो उसने खुद को पत्थरबाजी से बचाने के लिए क्या किया था कि एक पत्थरबाज को ही मिलिट्री जीप के आगे बांध लिया था। वो तो तुम्हारे ही घर का है, उस पर तो पत्थर चलाओगे नहीं, अब चलाओगे तो मर जाएगा वो, ठीक है, और इस ढंग से खुद को सुरक्षित निकाल लाए थे। उस पर एफआईआर की थी जम्मू कश्मीर पुलिस ने, उस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर लिख ली थी उस मिलिट्री जनरल के खिलाफ। हालांकि वो राइट टू सेल्फ डिफेंस में किया गया काम माना जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे ये तो तय होता है ना कि इसका मतलब वहां सेना विधि प्रवर्तन में नहीं थी, ठीक है ना, नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर काम कर रहा था। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में सेना विधि उस रूप में जैसी 34 में बताई गई वो लागू नहीं हुई। वो दो स्वरूप सेना विधि के नहीं हो सकते। तीसरा स्वरूप जो सेना विधि का हो सकता है वो ये है कि 34 में जो सेना विधि की बात हुई है वो एक सिचुएशन के तौर पर हुई है, एक स्थिति के तौर पर हुई है कि ऐसी स्थिति बन गई है किसी देश के किसी हिस्से की, देश के किसी हिस्से की ऐसी दशा बन गई है कि अब वहां सेना विधि हमारे यहां कुछ है ही नहीं। सेना विधि मार्शल लॉ, यानी जो आर्मी के संबंध में कानून है वो तो उनके अपने संगठन को निर्धारित करने के लिए है ना, तो सेना विधि कुछ है ही नहीं। यहां सेना विधि का अर्थ है अनुच्छेद 34 में कि कोई क्षेत्र जब सेना के हवाले कर दिया जाएगा तो सेना जो फैसले लेगी उस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए, ठीक है ना, उन फैसलों को या उन फैसलों के आधार पर जिन व्यक्तियों को नुकसान हो जाएगा,
ठीक है, या उन फैसलों के मुताबिक वो जिसको दंड देंगे, ठीक है ना, वो दंड अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर देगा, ठीक है ना, या वो दंड अगर नॉर्मल कानून का विरोध करेगा, तो चूंकि हिंदुस्तान के संविधान में यह व्यवस्था ही नहीं है कि जहां पर सेना विधि प्रवर्तन में लाई गई है वहां फंडामेंटल राइट या अन्य प्रकार के विधिक अधिकार ये सस्पेंड हो जाए, ये व्यवस्था ही नहीं है हिंदुस्तान के संविधान में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय सेना विधि प्रवर्तन में थी, यानी मार्शल लॉ सिचुएशन थी, और सेना फैसले कर रही थी और निर्णय ले रही थी शांति की बहाली के लिए, उस समय भी वहां फंडामेंटल राइट लागू हो रहे थे और देश जो सामान्य कानून था वो लागू हो रहा था। उस समय तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मार्शल लॉ सिचुएशन, कोर्ट नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर काम ही नहीं कर पा रहा, पुलिस काम ही नहीं कर पा रही, न्यायालय काम ही नहीं कर पा रहे। भले ही वो बैठ रहे हैं, भले ही कमरा खोल के बैठ रहे हैं, पुराने मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, खुले हैं न्यायालय, बंद नहीं हुए, तो भी वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कानून या फंडामेंटल राइट समाप्त नहीं हुए। जब ऐसा हुआ नहीं तो जैसे ही मार्शल लॉ सिचुएशन खत्म होगी, वैसे ही सेना के उन सदस्यों को नॉर्मल कोर्ट्स के समक्ष, ठीक है, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए, सामान्य व्यवस्था के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, उस उत्तरदायित्व से बचाने के लिए, क्योंकि अगर उत्तरदायी होना पड़ेगा तो फिर वो कुछ करेंगे ही नहीं, और फिर मार्शल लॉ सिचुएशन से निपटेंगे कैसे। इसलिए अनुच्छेद 34 में यह बात लिखी गई है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो संसद विधि बनाकर ये उपबंध कर सकेगी कि जिसने मार्शल लॉ के फर्दरेंस में काम किया है, ठीक है, यदि उस व्यक्ति को कोई क्षति हो सकती है या मार्शल लॉ के अंतर्गत किसी को दंड दिया गया है, ठीक है, उसके कारण से किसी को नुकसान हो सकता है, तो उस क्षतिपूर्ति के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, यानी संसद मिलिट्री पर्सनल्स को सुरक्षित कर सकेगी कानून बनाकर, और ये कह सकेगी कि वो जो कुछ किया गया था वो सब कुछ हमेशा वैध समझा जाएगा, ठीक है, ठीक किया गया था, क्योंकि उस समय कोई कानून नहीं था, ठीक है, सेना सिर्फ शांति बहाली के लिए काम कर रही थी बिना किसी कानून के आधार पर, ठीक है, वो शांति बहाली के लिए फैसले ले रही थी, ठीक है, और दंड स्वयं सेना के अधिकारी दे रहे थे, ठीक है, वो कोई कोर्ट नहीं दे रहा था, और इसलिए सैन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए दंड की कोई अपील नहीं हो रही थी, क्योंकि सेना के अधिकारी दंड दे रहे थे ना, ठीक है, तो उसकी कोई अपील भी नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, तो वो दंड वैध नहीं माना जाएगा। यह माना जाएगा कि आपने अपनी मर्जी से किसी को बंद रखा, उसकी पैसे छीन लिए, उसकी संपत्ति छीन ली, ये माना जाएगा। तो अब तब तक ठीक है, तो ये माना जाएगा कि आप अपने मर्जी से, तो फिर सैन्य अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई की स्थिति आ जाएगी। इस उससे बचाने के लिए संसद लॉ ऑफ इंडेमिटी फाइल कर सकती है, वो इनेक्ट कर सकती है। तो यहां 34 में जो मार्शल लॉ का जिक्र हुआ है, ये मार्शल लॉ सिचुएशन के लिए हुआ है, एक स्थिति के लिए हुआ है, उस स्थिति के लिए जबकि नॉर्मल व्यवस्था काम नहीं कर सकती, उस समय सेना बल का उत्तर बल से देने के लिए जो फैसले करती है, ठीक है, उन फैसलों के आधार पर या वो फैसले वो जो कर रहे हैं उसी को कानून माना जा रहा है, ठीक है। और चूंकि जब सेना विधि घटनाओं के बीभत्स स्वरूप के कारण प्रवर्तन में किसी क्षेत्र में आएगी तो वहां नॉर्मल स्थिति या नॉर्मल जो फंडामेंटल राइट है वो लागू नहीं होंगे, ऐसा कोई उपबंध इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तब सेना के लोग आंसरेबल हो सकते हैं उस सिचुएशन के समाप्त होते ही। एक तो उन्होंने सिचुएशन समाप्त की,
ठीक है, अव्यवस्था की, और बाद में अव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने जो फैसले लिए उसके लिए वो कोर्ट के समक्ष एंसरेबल हो जाएं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए आर्टिकल 34 बनाया गया, ठीक है, और लॉ ऑफ इंडेमिटी पास किया जा सकता है, ठीक है। तो 354 वो सॉरी, लेकिन मार्शल लॉ सिचुएशन और क्या आपातकाल ये एक ही बात है और क्या ये अलग अलग हैं? ये ऑस्पेक्ट और 35 ये बचा, इस पर कल बात कर लेंगे और बाकी फिर आपातकाल और आगे देखेंगे।